वेलकम स्टूडेंट्स। आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, उसके कनेक्शन डायग्राम्स और उसके दूसरे यूजेस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि सीएस वीडियो में भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं और साथ में कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। Why we need थ्री फेज ट्रांसफार्मर, हमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो कहाँ पे जनरेट होता है, पावर प्लांट में जनरेट होता है, और उसमें जो जनरेशन का जो वोल्टेज होता है वो होता है 11 kV टू 333 kV, मतलब कि 11,000 से 33,000 वोल्ट तक जनरेशन होता है। लेकिन उस जनरेटेड जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको हमको लॉन्ग डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, ट्रांसमिट करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसके लिए हम ट्रांसमिशन लाइंस का यूज करते हैं। और इन ट्रांसमिशन लाइंस में होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज लेवल को बढ़ाया जाता है ट्रांसफार्मर के थ्रू। ट्रांसफार्मर का यूज करके हम क्या करते हैं, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज करके हम कितना कर देते हैं, 132 kV या फिर 220 kV या फिर 400 kV। तो इस मतलब रेंज में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को इम्प्रूव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और उसके बाद हम ट्रांसमिट करते हैं। और फिर यूजर एंड पर, मतलब जब हमारे को इंडस्ट्रियल या फिर डोमेस्टिक यूज करना है तो वहां पर 11 kV या फिर 11 kV से 230 वोल्ट, 400 वोल्ट, इसमें अगर हमको कन्वर्ट करना है तो वहां पर एक और ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। और जो जनरेशन पे या फिर सेंडिंग एंड पर यूज होता है उसको पावर ट्रांसफार्मर कहा जाता है, या स्विच गियर्स में यूज होता है वहां पर उसे पावर ट्रांसफार्मर कहा जाता है। दोनों ही थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो ट्रांसफार्मर है उनका यूज पहला तो हो गया टू ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। सेकेंड, हम यूज करते हैं टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल एट वेरियस स्टेजेस ऑफ पावर सिस्टम नेटवर्क। पावर सिस्टम नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लेवल पर, बहुत सारी स्टेजेस पर हम वोल्टेज को अप या डाउन करते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। और हमारा जो पावर सिस्टम नेटवर्क है वो क्या है, थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जिसमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सेकेंडली हम देखेंगे हाउ थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज कंस्ट्रक्टेड। अब इस थ्री फेज ट्रांसफार्मर की जरूरत को समझने के बाद हमको ये जानना पड़ेगा कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर को बनाया कैसे जाता है। पहला तरीका स्टूडेंट्स जो इसको बनाने का है वो है थ्री फेज ट्रांसफार्मर, मतलब एक सिंगल यूनिट बनाना जिसमें सिर्फ तीन क्या हो, आपके बुशिंग्स हो, तीन बुशिंग्स इसमें निकली हुई है और तीन बुशिंग्स होती हैं जो कि सेकेंडरी साइड के लिए होती हैं, तीन प्राइमरी के लिए और तीन सेकेंडरी के लिए। तो इसमें तीन वाइंडिंग्स होती हैं इसके अंदर, इस ट्रांसफार्मर के अंदर में तीन वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, और एक और जो तरीका है इसे बनाने का ये है, इस तरीके से तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को यूज करके बनाया जा सकता है। तीन सिंगल ट्रांसफार्मर को, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को यूज करके हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पहला जो टाइप है जिस तरह से हम बना सकते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर को, वो है कोर टाइप। तो कोर टाइप थ्री फेज ट्रांसफार्मर हम कैसे बनाते हैं, तो आपको पता है सिंगल फेज में जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते थे, जस्ट उसी तरीके से अपन तीन को अगर क्लब कर दें, जैसा कि यहाँ पे क्लब किया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया है, तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के एक एक जो उसका लिम्ब है उसको बाहर की तरफ ले लिया है और इसको 120 डिग्री एंगल पर अरेंज किया हुआ है। 120 डिग्री एंगल पर इसको अरेंज किया हुआ है, फिजिकली अरेंज्ड है 120 डिग्री पर, और यहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है। तो एक फेज की सप्लाई एक लिम्ब से दी जा रही है, दूसरे की दूसरे से, और तीसरे की तीसरे से। अब क्या होगा, जब इसमें आप सप्लाई दोगे तो यहाँ पर एक फ्लक्स सेटअप होगा, वैसे ही दूसरे फेज से भी एक फ्लक्स सेटअप होगा और तीसरे फेज से भी फ्लक्स सेटअप होगा। और आपको पता ही है कि थ्री फेज में क्या होता है, 120 डिग्री का क्या होता है, फेज शिफ्ट होता है। तो अगर ये तीनों जो फ्लक्स है, तीनों फेज के जो फ्लक्स सेटअप हो रहे हैं वो इस कॉमन लिम्ब से होकर जाएंगे। कॉमन लिम्ब से होकर जाने के कारण इनका जो एडिशन है तीनों फ्लक्सेस का, तीनों फेज के फ्लक्स का, वो जीरो होता है।
ठीक है, क्योंकि फेजर सम करेंगे अपन तीनों फ्लक्स का। मान लीजिए पहला फ्लक्स क्या है 1 एट एंगल 0 डिग्री, दूसरा क्या है 1 एट एंगल 120 डिग्री और तीसरा क्या है 1 एट एंगल 240 डिग्री। तो तीनों का जो सम आप निकालेंगे तो आएगा 0। तो इस तरीके से हम यूज करते थे, लेकिन अगर अपन क्या करें, बीच का जो कॉमन लिंब है, क्योंकि इसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है, तो अपन इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इस सेकंड डायग्राम में मैंने क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया है। तो सिर्फ हमको क्या मिल जाती है, 3 वाइंडिंग्स मिल जाती है और 3 लिंब मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कोर का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो वाइंडिंग की जाती है स्टूडेंट्स, वो 2 तरीके की वाइंडिंग होती है। देखिए पहले अपन क्या करते हैं कि ऊपर तरफ क्या करते हैं, हर फेस का है ना प्राइमरी ऊपर एक लिंब के ऊपरी हिस्से में बांध देते हैं, ठीक है, और दूसरे फेस का, उसी फेस का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको नीचे लगाते हैं। देख लीजिए आपको स्पष्ट होगा यहाँ से। आर फेस का जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो ऊपर में है और नीचे में क्या है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग। वाई फेस का जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो ऊपर है और सेकेंडरी वाइंडिंग नीचे है। वैसे ही बी फेस का ऊपर है और ठीक है उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो नीचे है। तो इस तरीके से 3 फेस की जो वाइंडिंग होती है ना, अंदर कोर में किस तरीके से माउंट किया जाता है वो है। इसमें प्रॉपर इंसुलेशन भी यूज किए जाते हैं, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये सब सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में हम पढ़ चुके हैं, आपको मैं दिखा भी चुका हूँ, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक ही लिंब पर वाइंडिंग की जाती है। इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें एक ही लिंब पर वाइंडिंग की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है हर वाइंडिंग का, सभी वाइंडिंग का जो फ्लक्स सेटअप होता है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में होता है। एक दूसरे के साथ पैरेलल में होने की वजह से इनके जो फ्लक्स होते हैं एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, और इस ट्रांसफार्मर का यूज हम ज़्यादातर नहीं करते। इसमें जो वाइंडिंग होती है इस तरीके से की जाती है, देख लीजिए, और ऐसा ही इसका कोर होता है। इसमें बीच में वाइंडिंग की जाती है। ये एक फेस का वाइंडिंग हो गया, ये दूसरे फेस का और ये तीसरे फेस का। तो सेल टाइप 3 फेस ट्रांसफार्मर में इस तरीके से होता है जनरली। अब हम देखेंगे 3 फेस ट्रांसफार्मर कनेक्शंस के बारे में कि किस किस तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो पहला कनेक्शन है, हम स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज कर सकते हैं। इसको वाई वाई बोला जाता है, वाई वाई कनेक्शन। स्टार मान लीजिए क्या है हमारा प्राइमरी है और डेल्टा क्या है सेकेंडरी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है स्टूडेंट्स, आप लोग क्या इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये स्टार डेल्टा में जो डेल्टा है आपका, यहाँ पर डी होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। मैं आपको ड्रॉ करके भी इसको बता देता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको डी होना चाहिए। ये डी है, एक्चुअल में क्या है, डी होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है आपको आगे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये होने वाला है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो मतलब तरीका है वो है डेल्टा स्टार। मतलब डेल्टा स्टार जैसा वाइंडिंग किया जा सकता है, डेल्टा को प्राइमरी में, स्टार को सेकेंडरी में। फिर डेल्टा को प्राइमरी में और डेल्टा को ही स्टार में, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन यूज किया जाता है। तो जो भी सेकेंडरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही स्टार स्टार, तो सेकेंडरी जितनी भी है, सेकेंडरीज को हमने स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो प्राइमरी है उनको हमने कैपिटल लेटर्स में यूज किया हुआ है। इसके बाद कुछ आपको मैं कंस्ट्रक्शनल और ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो मैं बताऊंगा कनेक्शन के बारे में। जैसे कि ट्रांसफार्मर है 3 फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, मतलब सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर हमने क्लब किए हैं, बैंक बनाया। तो इस तरीके से उसका बैंक हम बना सकते हैं। साथ में मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। अगर प्राइमरी ठीक है डेल्टा में है, उसको हम क्या कहते हैं, मैश भी कहते हैं, और सेकेंडरी क्या है, डेल्टा में। तो पहला कनेक्शन ये हो गया। दूसरा क्या होता है, डेल्टा में हो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी किस में हो, स्टार में हो। तीसरा स्टार में आपका प्राइमरी हो और सेकेंडरी किस में हो, डेल्टा में हो। चौथे में आपका स्टार में क्या हो, प्राइमरी हो और स्टार में ही क्या हो, आपका सेकेंडरी हो। उसके बाद पांचवा और छठवां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है इसको। इंटरकनेक्टेड स्टार, तो ये जिगजैग कनेक्शन होता है, इंटरकनेक्टेड स्टार जो होता है, स्टार कनेक्शन। इसके साथ आप डेल्टा यूज़ कर सकते हैं सेकेंडरी में, और इसी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं स्टार सेकेंडरी में। तो इस तरीके से टोटल 6 कनेक्शन होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में अपने 4 कनेक्शंस को ही देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले कनेक्शन को देखने से पहले हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है 3 फेज वोल्टेज और करंट की, वो हम थोड़ा पक्का कर लेते हैं कि कितना हमको पता है नहीं पता है। देखिए यहाँ पर
ये जो टर्म पॉइंट है बीच में, सेंटर पॉइंट है, ये है x, ठीक है, इसको मैं न्यूट्रल पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है। और आप ये समझिए कि 3 लाइंस है, 3 कंडक्टर है हमारे, कंडक्टर A, कंडक्टर B और कंडक्टर C, ये अपने वायर्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो वोल्टेज आपका इस कंडक्टर और न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल वायर के बीच में होगा उसे हम बोलेंगे फेज वोल्टेज, ठीक है, उसे हम बोलेंगे फेज वोल्टेज। और जो वोल्टेज आपके कंडक्टर और कंडक्टर के बीच में होगा, लाइक A से B के बीच में या A से C के बीच में, उसे हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज, ठीक है। जब 2 लाइंस के बीच में वोल्टेज होता है तो उसे कहते हैं लाइन वोल्टेज। और जब एक लाइन और एक फेज के बीच में, एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज होता है तब उसे कहते हैं फेज वोल्टेज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा लाइन वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, अ ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट एक्ट एज ए फेज चेंजिंग डिवाइस। मतलब कि ट्रांसफॉर्मर फेज चेंजिंग डिवाइस जैसा वर्क नहीं कर सकता एंड चेंज सिंगल फेज इनटू 3 फेज और 3 फेज इनटू सिंगल फेज। जैसा कि हम लोग चाहें कि अगर अपन 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं और उसमें क्या दे दे, सिंगल फेज सप्लाई दे दे, और हम चाहें कि सेकेंडरी में वो कन्वर्ट कर दे हमको, ठीक है, 3 फेज या सिंगल फेज में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा फेज चेंजिंग डिवाइस नहीं होता। ट्रांसफार्मर स्टार एंड डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको पहला जो हमारा कनेक्शन डायग्राम है वो बताऊंगा, ट्रांसफार्मर का स्टार डेल्टा कनेक्शन समझाऊंगा। तो इसमें जो देख सकते हैं आप, स्टार का कनेक्शन कैसे होता है और डेल्टा का कैसे होता है। देखिए हमारी 3 वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर में, 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग की जरूरत होगी। ये हमारी पहली A वाइंडिंग हो गई, दूसरी B वाइंडिंग हो गई और तीसरी C वाइंडिंग हो गई। अगर इनको हमको स्टार में कनेक्ट करना है तो इसके कोई भी, है ना, इसके 3 जो एंड हैं उनको क्या कर दें आप, एक साथ जोड़ दें और उसको आप एक्सटेंड कर दें और उसको क्या बना दें, न्यूट्रल वायर। तो इसी को अपन अगर फिर से रीड्रॉ करें इस डायग्राम को, तो ये आपका इस तरीके से बन जाता है। तो ये आपका कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है। इसके बाद डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है, तो इसमें अल्टरनेट टर्मिनल्स को जोड़ा जाता है। ये 3 वाइंडिंग्स है, A, B और C। इन तीनों वाइंडिंग के जो अल्टरनेट टर्मिनल्स है, जैसे A वाइंडिंग का 1 टर्मिनल जुड़ा हुआ है B वाइंडिंग के 2nd टर्मिनल से, B वाइंडिंग का 1st टर्मिनल जुड़ा हुआ है C वाइंडिंग के 2nd टर्मिनल से। तो इस तरीके से फिर C वाइंडिंग का जो 1st टर्मिनल है वो कनेक्ट हुआ है A वाइंडिंग के 2nd टर्मिनल से। तो इस तरीके से जो कनेक्शन किया जाता है वो होता है डेल्टा कनेक्शन, और ये डेल्टा की तरह दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने स्टार और डेल्टा दोनों के आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशंस बताए हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा समझ लेते हैं 3 फेज वोल्टेज और करंट को। तो स्टार में जो फेज वोल्टेज होता है वो होता है लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3। स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। स्टार कनेक्शन में फेज करंट होता है वो लाइन करंट के इक्वल होता है, और जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के इक्वल होता है। डेल्टा में जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। स्टार में क्या हुआ, देखिए लाइन करंट और फेज करंट क्या हो गए, इक्वल हो गए, लेकिन उनके लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में डिफरेंस है। इसके ऑपोजिट डेल्टा में हम देखें तो इसके जो फेज वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होता है। किसमें, डेल्टा में। तो डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इक्वल होते हैं, लेकिन जो करंट है, फेज करंट लाइन करंट बाई √3 होता है और लाइन करंट √3 इंटू फेज करंट होता है। मतलब कि इसमें जो करंट है, करंट का जो रिलेशन है वो स्टार में वोल्टेज के रिलेशन जैसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग कनेक्शंस में लाइन वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी के और लाइन करंट प्राइमरी और सेकेंडरी के कैसे हम बता सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो कनेक्शन है वो है डेल्टा डेल्टा। तो डेल्टा डेल्टा में हम देख लेते हैं कि किस तरीके का कनेक्शन यूज होता है। तो डेल्टा डेल्टा में जब हम देखते हैं तो हमारा जो लाइन वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू N इंटू लाइन वोल्टेज, ठीक है। मतलब आपको समझ में आया यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है।
अगर आपको लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टर्न्स रेशियो से मल्टीप्लाई करके ही आपको सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। या आपको अगर प्राइमरी का लाइन वोल्टेज निकालना है, प्राइमरी का इसमें लाइन वोल्टेज अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी के लाइन वोल्टेज में नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, टर्न्स रेशियो का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। वैसे ही लाइन करंट अगर आपको निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, टर्न्स रेशियो, स्मॉल एन इज फॉर टर्न्स रेशियो। इसी प्रकार से डेल्टा स्टार में अगर आप देखते हैं तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, आपको √3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फेज वोल्टेज निकालने के लिए, ठीक है, सॉरी लाइन वोल्टेज निकालने के लिए, किसमें, फेज वोल्टेज में, ठीक है। इस तरीके से है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा एक्चुअल में 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर कैसा डायग्राम होता है, ठीक है, और उसी के हिसाब से हम कनेक्शंस को पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस को इसी हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। पहला जो इसमें कनेक्शन है, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है H1 X1, क्या दिया हुआ है, देखिए H1 और X1 दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, X2 और H2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, X2 और H2 दिया हुआ है। और उसके बाद आपको दिया हुआ है X3 और H3 दिया हुआ है, X3 और H3 दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये प्राइमरी है और सेकेंडरी है। H1 मतलब हो गया आपका हाई वोल्टेज 1, हाई वोल्टेज 1, हाई वोल्टेज साइड का सेकेंड टर्मिनल और हाई वोल्टेज साइड का थर्ड टर्मिनल। और X मतलब है आपका लो वोल्टेज साइड का फर्स्ट टर्मिनल, लो वोल्टेज साइड का सेकेंड टर्मिनल और लो वोल्टेज साइड का थर्ड टर्मिनल। तो ये सब इस तरीके से इसमें कनेक्शन किया जाता है। ये अलग अलग इसमें कनेक्ट करने के लिए चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा कनेक्शन है ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो ट्रांसफार्मर के डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए प्राइमरी लेफ्ट साइड में है और सेकेंडरी आपका राइट साइड में है। और कैपिटल जो वर्ड्स हैं A, B और C, इनसे हम प्राइमरी के वाइंडिंग्स को दिखाएंगे, प्राइमरी के टर्मिनल्स को बता रहे हैं। और 3 फेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। इसमें साथ में कुछ अपने डॉट पोलैरिटीज दी हुई है, क्योंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर में डॉट पोलैरिटीज का बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए डॉट का मतलब है कि अगर प्राइमरी में अगर कोई करंट, मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ, अगर आपके प्राइमरी से, ठीक है, यहाँ से कोई करंट आपका कहाँ जा रहा है, डॉट में एंटर कर रहा है, डॉट से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो सेकेंडरी में, ठीक है, तो सेकेंडरी में क्या होगा, ये डॉट से लीव करेगा, डॉट से क्या होगा, लीव करेगा, बाहर निकलेगा। अगर प्राइमरी में डॉट से एंटर कर रहा है तो सेकेंडरी में क्या करेगा, डॉट से करंट हमारा लीव करेगा। तो ये फंडा होता है किसका, डॉट पोलैरिटी का। तो इसी तरीके से ही हमको कनेक्ट करना होता है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, नीचे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको प्राइमरी में डेल्टा कनेक्शन का जो फेजर डायग्राम होता है वो बनाया गया है, और ठीक है सेकेंडरी साइड में जो फेजर डायग्राम होगा वो बनाया गया है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में जो ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आप देखिए दो डॉटेड लाइन है, डैश्ड लाइन है, दो ठो। एक इंटरनल डैश्ड लाइन है जिसमें तीनों ट्रांसफार्मर के लिए एक एक डैश्ड लाइन दिया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल, और बाहर में एक बड़ा डैश्ड लाइन है, ठीक है। तो ये दो तरह के कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंदर में जो डैश्ड लाइन है, ये तीनों डैश्ड लाइन, ये 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रही है, और 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा में कनेक्टेड है। जैसे देखिए पहला जो वाइंडिंग है आपका H1 H2, तो इसका जो H2 टर्मिनल है वो किस में कनेक्टेड है, दूसरे वाइंडिंग के पहले टर्मिनल में कनेक्टेड है, और दूसरे वाइंडिंग का जो दूसरा टर्मिनल है वो तीसरे वाइंडिंग के पहले टर्मिनल है, मतलब अल्टरनेट कनेक्टेड है। वैसे ही इसका जो सेकंड टर्मिनल है वो पहले वाइंडिंग के पहले टर्मिनल में कनेक्ट होता है। और इसी तरीके से सेकेंडरी में भी आप देख सकते हैं X1 X2 इनके लिए। तो आपको देखने को मिलेगा कि 3 जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, ये दोनों प्राइमरी साइड भी डेल्टा में कनेक्टेड है और सेकेंडरी साइड भी डेल्टा में कनेक्टेड है। तो बस कनेक्शन दिखाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया हुआ था कि किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है।
अब हम देख लेते हैं, अगर हम अंदर वाली ये डॉटेड लाइन को इग्नोर कर दें, अंदर वाली डॉटेड लाइन को इग्नोर कर दें, तो बाहर अगर देखें, ठीक है, बाहर अगर देखें तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 टर्मिनल यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये बाहर अगर डॉटेड लाइन को हम कंसीडर करते हैं तो हमको मिलेगा जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है सिंगल यूनिट वाला, वो मिल जाएगा, सिंगल यूनिट 3 फेज ट्रांसफार्मर। इसका डायग्राम हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी दर्शाया है। इसमें 3 वाइंडिंग है प्राइमरी में और 3 वाइंडिंग है सेकेंडरी में। यहाँ पर आपको टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे H1, H2 और H3। वैसे ही सेकेंडरी साइड में आपको टर्मिनल मिलेंगे X1, X2 और X3। अब यहाँ पर जो करंट्स है, जो लाइन करंट्स है, वो आपके क्या है, IA कैपिटल A, IB और IC तीनों क्या है, कैपिटल में है। और सेकेंडरी साइड में जो करंट मिल रहा है आपको आउटगोइंग, वो क्या है, स्मॉल लेटर्स में है, IA, IB और IC। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि प्राइमरी से क्या आता है, आपका सप्लाई इनकमिंग होता है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा है, इनकमिंग है, और वैसे ही हमने डॉट पोलैरिटी रखी हुई है। और सेकेंडरी में हमने ऐसी डॉट पोलैरिटी रखी कि जो करंट है वो आउटगोइंग हो, जिसकी वजह से हमको C, B और A जो टर्मिनल है आपका, इसमें हमको क्या मिल रहा है, आउटगोइंग करंट्स मिल रहे हैं, ये A है, ठीक है। अब हमको देखने को मिलता है कि जब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर का, तो प्राइमरी भी डेल्टा में कनेक्टेड है और सेकेंडरी भी डेल्टा में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से जो हमारा इक्वेशन बनता है यहाँ पर, IA इज इक्वल टू होता है स्मॉल IA एंड कैपिटल IB इज इक्वल टू होता है स्मॉल IB और कैपिटल IC इज इक्वल टू होता है स्मॉल IC। मतलब कि IA, IB, IC प्राइमरी के सेकेंडरी वाले करंट जो है आपके I स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से बराबर होते हैं। और इनका जो फेजर डायग्राम होता है उसमें भी कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। IA के एक्सिस में ही स्मॉल IA होता है, IB के एक्सिस में ही स्मॉल IB होता है और IC के एक्सिस में ही स्मॉल IC होता है। तो इस तरीके से जो मेन पार्ट्स थे इस कनेक्शन डायग्राम के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए दूसरा कनेक्शन देखते हैं। ये दूसरा कनेक्शन हमारा स्टार स्टार का। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड हमने स्टार प्राइमरी को लिया हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग्स को हमने स्टार में कनेक्ट किया है, और राइट साइड में हमने सेकेंडरी वाइंडिंग्स को स्टार में कनेक्ट किया हुआ है। साथ में मैंने छोटा सा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, और एक इसमें एक एक्स्ट्रा वायर है, न्यूट्रल वायर है ना, इस तरीके से जो हमने अभी स्टार वाइंडिंग में देखा था कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो स्टार वाइंडिंग में 4 वायर होते हैं, जिसमें कि एक जो एक्स्ट्रा वायर है वो है हमारा न्यूट्रल, ठीक है। इसका भी हम देख लेते हैं क्या क्या कनेक्शन डायग्राम है। जो कनेक्शन डायग्राम हमने पहले देखा था उसमें क्या था कि सेकंड टर्मिनल पहले वाले से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तीनों जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, H1H2, H1H2 और H1H2, ये तीनों जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इनका जो सेकंड टर्मिनल है, सभी वाइंडिंग का सेकंड टर्मिनल आपस में कनेक्ट होता है, और ये जो वायर होता है इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। इसके बाद सेकेंडरी साइड में भी जो 3 वाइंडिंग है, 3 सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग के, हर सेकेंडरी वाइंडिंग के जो सेकंड टर्मिनल है वो आपस में कनेक्टेड है, और इनसे हमने क्या निकाला हुआ है, एक न्यूट्रल वायर निकाला हुआ है, कॉमन एक पॉइंट निकाला है, इसको एक्सटेंड किया है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है। इस तरीके से ये कनेक्शन किया जाता है। और अगर इस इंटरनल डैश्ड लाइन को हम इग्नोर कर दें, तो बाहर अगर हम इसको कंसिडर करें, बाहर वाली डैश्ड लाइन को, तो हमारे जो टर्मिनल मिल जाते हैं हमको, वो मिलते हैं H0 मतलब न्यूट्रल N, और H3, H2 और H1। इसी तरीके से सेकेंडरी साइड में हमको मिल जाता है N या X0, X1, X2, X3। तो इस तरीके से हमको काम करने को पता चलता है कि किस तरीके से टर्मिनल्स हैं, कौन कौन से प्राइमरी के हैं और कौन से सेकेंडरी के हैं। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें कि 3 वाइंडिंग्स दिखाई गई है, और तीनों में जो करंट है आपका इनकमिंग है। IA, IB और IC तीनों लाइन करंट क्या है, इनकमिंग है, और सेकेंडरी साइड में तीनों जो करंट है आपके आउटगोइंग है, IB, IC और IA। और स्टार स्टार कनेक्शन में भी जो आपका प्राइमरी का जो करंट है, लाइन करंट है, वो सेकेंडरी के लाइन करंट के बराबर होता है। स्टार स्टार कनेक्शन में भी आपका प्राइमरी का जो लाइन करंट है वो सेकेंडरी के लाइन करंट के इक्वल होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूँ, लाइन करंट, मैं फेज करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइन करंट की। तो लाइन करंट प्राइमरी के सेकेंडरी के लाइन करंट के इक्वल है, अगर इनका जो टर्न्स रेशियो है वो यूनिटी है। अगर इनके बीच का जो टर्न्स रेशियो है वो अगर यूनिटी है, मतलब 1 है, उस केस में ये ट्रूथ है, मतलब ये ट्रू होगा
कि जो प्राइमरी के लाइन करंट्स है वो सेकेंडरी के लाइन करंट के इक्वल होते हैं और इनका फेजर डायग्राम भी कुछ इस तरीके से बनता है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट जो स्पेशल हमारा जो कनेक्शन है वो है डेल्टा स्टार। इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें कनेक्शन बनाया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्राइमरी को हमने डेल्टा में कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से और सेकेंडरी को हमने स्टार में कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं। अब देखिए इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है, देखिए आप देख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को हमने किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले H1 टर्मिनल है वो कहाँ पे कनेक्ट हुआ है, इसके H2 के साथ हुआ है सेकेंड वाइंडिंग के, और फिर दूसरे वाइंडिंग का जो H2 है वो किसके साथ हुआ है, पहले के H1 के साथ। और फिर लास्ट वाला जो डायग्राम है, लास्ट वाला जो वाइंडिंग है, इसका जो सेकंड टर्मिनल है वो कनेक्ट हुआ है पहले वाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, डेल्टा में कनेक्ट किया गया है किसको प्राइमरी वाइंडिंग्स को, और सेकेंडरी वाइंडिंग्स को किस में हमने कनेक्ट किया है, देखिए स्टार में कनेक्ट किया है, क्योंकि इसके जो सेकंड टर्मिनल है तीनों वाइंडिंग के हमने क्या किए हैं, कॉमन पॉइंट निकाल के न्यूट्रल असाइन कर दिया है। इनकमिंग करंट्स पहले की तरह IA, IB, IC कैपिटल में, और सेकेंडरी की जो करंट्स है आउटगोइंग करंट्स दैट आर लाइन करंट्स, सेकेंडरी लाइन करंट्स आर IA, IB, IC इन स्मॉल लेटर्स। यहाँ पर भी हमने करंट का डायरेक्शंस दिखाया हुआ है, आपके लिए बहुत ही आसान होगा इसको आइडेंटिफाई करना और ड्रॉ करना। अब यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी करंट है आपका, ठीक है, वो प्राइमरी करंट क्या है आपका, लाइन करंट IA है, और आपको क्या निकालना है उससे, बताइए आपको क्या निकालना है, सेकेंडरी का क्या निकालना है, आपको लाइन करंट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। क्या मेहनत है कि हमको क्या करना पड़ेगा, IA माइनस IB निकालना पड़ेगा। अगर अपने को IA निकालना है, यहाँ पे ये IA निकालना है, सॉरी ये वाला IA निकालना है, तो IA के बाद क्या बन रहा है, स्मॉल IA और IB। ठीक है, स्मॉल IA और क्या बन रहा है, IB। तो ये IA किसके बराबर होगा, IA माइनस IB के बराबर होगा, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, एक क्या है आपका 0 डिग्री पर है, 1 एट एंगल 0 डिग्री है, और IB क्या है आपका 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में जो IA है आपका, देखिए IA यहाँ पर है आपका एक्सिस, और 120 डिग्री पीछे, 120 डिग्री लैगिंग कौन है आपका, IB है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका ड्रॉ किया एक्सटेंशन। चलिए मैं ड्रॉ करके सिखा देता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। इसका आप क्या करिए, एक्सटेंशन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से, इस तरीके से आप इसका एक्सटेंशन ड्रॉ करिए। तो ये आपका बनाएगा निगेटिव IB माइनस IB बन जाएगा आपका। ठीक है, ये माइनस IB हो गया। अब इनका जो क्या होता है आपका पता है आपको, पैरेललोग्राम मेथड से हम वेक्टर एडिशन करते हैं। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करके इसका वेक्टर एडिशन करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, IA मिलेगा। तो यहाँ पर जो IA है, ठीक है, स्मॉल IA है और कैपिटल IA है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपका कितना है, 30 डिग्री आता है। कितना आता है, 30 डिग्री आता है। क्यों 30 डिग्री आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ का एंगल क्या है, बताइए, यहाँ से यहाँ का एंगल क्या है आपका 120 है, जो हमने सप्लाई में देखा हुआ है। ये कितना है आपका 120 डिग्री। और आपको क्या पता है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो एंगल है आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, मानते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो हो गया 180 डिग्री। ठीक, इस तरीके से अब 180 डिग्री में अगर आप 120 को घटा दो तो ये बीच का एंगल निकल आएगा आपका, ये वाला एंगल क्या निकल आएगा, 60 डिग्री निकल आएगा। और 60 डिग्री यहाँ पर एंगल है, तो इसका क्या होता है, हाफ में डिवाइड होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, IA और IB का मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों का क्या है, बैलेंस्ड करंट है ना, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एंगल बस अलग है। तो सेम है तो क्या आएगा यहाँ पे एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, और 60 डिग्री का हाफ क्या होता है 30 डिग्री। इसलिए IA जो करंट है, सेकेंडरी का जो लाइन करंट है और प्राइमरी का जो लाइन करंट है, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होता है 30 डिग्री होता है। ऐसे ही B फेज में होगा, ऐसे ही C फेज में होगा। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से 30 डिग्री होता है। और एक √3 का टर्म आता है मैग्नीट्यूड में, इनके जो मैग्नीट्यूड में क्या आता है, √3 का टर्म आ जाता है, इस तरीके से ये √3 का टर्म आता है। ठीक है, ये भी रिमार्केबल पॉइंट है। तो आपका जो ये थोड़ा सा अलग है, बाकी स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा आसान था,
स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार थोड़ा सा अलग है। तो नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं, इसका जो एनालिसिस हम देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे करंट को कैसे दिखाया गया है। ये जो डॉट पॉइंट है प्राइमरी का, तो यहाँ पे करंट क्या है, डॉट से एंटर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिमिलर डॉट से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है करंट। यहाँ पे डॉट से एंटर किया वाइंडिंग के अंदर, और यहाँ पर वाइंडिंग से बाहर निकल रहा है एट डॉट। तो ऐसा सेटिस्फाइड है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ये क्या है, डेल्टा, और ये क्या है, स्टार। प्राइमरी डेल्टा में कनेक्टेड है और स्टार में आपका सेकेंडरी कनेक्टेड है। फिर हम देखेंगे करंट्स को, जैसे कि यहाँ पे करंट क्या आ रहा है आपका, IB आ रहा है, IA आ रहा है, IC, ये सब क्या है, लाइन करंट्स है। और जो वाइंडिंग में इन दो लाइन के बीच में जो वाइंडिंग के थ्रू फ्लो हो रहे हैं वो क्या है, आपके फेज करंट्स हैं। तो IB डैश, IA डैश और IC डैश क्या है, फेज करंट्स हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो करंट्स हैं आपके सेकेंडरी में वो क्या है, IB, IA और IC हैं। और ये इनके क्या है, यहाँ पे क्या है बताइए, लाइन करंट्स है सेकेंडरी के, ठीक है, जो स्मॉल में है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहे हैं वही आपके लाइन में हो रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है स्टार के लिए। और यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट में एक स्पेशल आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टार का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, उस न्यूट्रल पॉइंट में करंट हमेशा इनकमिंग साइड होता है ना, उसके अंदर आता है, ठीक है। वो इन तीनों का सम होता है। अगर बैलेंस्ड करंट है तो IN की वैल्यू 0 होगी, लेकिन वो उसका डायरेक्शन हमेशा इनकमिंग होता है, ठीक है, अंदर की तरफ होता है, वाइंडिंग में आता है। लेकिन अगर बैलेंस्ड है, अगर आपकी वाइंडिंग और आपका जो करंट है, सप्लाई करंट, वो बैलेंस्ड है, तो IN की वैल्यू 0 होती है। तो चलिए इसका एनालिसिस हम देख लेते हैं। हाई वोल्टेज साइड मतलब प्राइमरी साइड जो करंट है, ठीक है, IA के करस्पॉन्डिंग वो क्या है, IA डैश। देख लीजिए जो यहाँ पे करंट है बोल रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी साइड का जो करंट है IA, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइमरी का करंट है वो क्या है, IA डैश। वैसे ही IB का क्या है, IB डैश, और IC का क्या है, IC डैश। इसके बाद बोला है कि डायरेक्शन ऑफ IA डैश रिलेटिव टू दैट ऑफ IA मस्ट ऑनर द डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही उसका डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, IA डैश का IA के बराबर होगा, ठीक है। देखिए एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट है IA, IB, IC, तो इनको हम मतलब क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग में। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एज ए फेज करंट हमको दिखाई देता है। तो फेज करंट दिखाई देने के कारण इसका जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हमारा 1 है, मतलब यूनिटी है, कोई चेंज नहीं है, तो वो क्या मैग्नीट्यूड एज इट इज इक्वल होता है। लेकिन जो इनके बीच का फेज है 180 डिग्री होगा, बीच का शिफ्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे आपका डॉट कन्वेंशन सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में है, ठीक है, मतलब अपोजिट है। जैसे यहाँ पे अगर प्राइमरी में इस डॉट से अगर करंट एंटर कर रहा है तो इस डॉट से करंट यहाँ पे लीव करेगा, तो इस तरीके का रिलेशन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ IA डैश इज रिलेटेड टू IA इज द इनवर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अभी 1 है इसलिए हमको पता नहीं चला, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता तो IA डैश होता आपका IA/N, ठीक है। व्हेन एनालाइजिंग अ ट्रांसफॉर्मर यूजिंग पर यूनिट N इज इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने N की वैल्यू 1 रखी है, इसलिए IA डैश इक्वल हो गया IA के। अदरवाइज हमको वो N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1 का फॉर्मूला यूज करना पड़ता। तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड का जो करंट क्या है, IA है, और प्राइमरी साइड का जो करंट हमने माना है वो IA डैश है। तो IA/IA डैश इज इक्वल टू हो जाता हमारा स्मॉल n। तो हमारा जो IA निकलता, तो IA इज इक्वल टू हो जाता IA डैश बाई n, ठीक है, और IA डैश इज इक्वल टू होता है n इंटू IA। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर IA डैश इज इक्वल टू IA, IB डैश इज इक्वल टू IB, IC डैश इज इक्वल टू IC। फिर किरचॉफ करंट लॉ का यूज करेंगे हम हर नोड पर, तो हमको मिल जाएगा ये कैपिटल में जो करंट्स हैं आपके लाइन करंट ऑफ प्राइमरी साइड IA, IB और IC की वैल्यू मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी, देखिए अगर इस पॉइंट पर आप क्या करते हैं, है ना, इस पॉइंट पर अगर आप क्या करते हैं, KCL लगाते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो इनकमिंग करंट क्या क्या हो गई आपकी, IA क्या हो गई आपकी, एक इनकमिंग करंट हो गई, ठीक है, और क्या हो गई इनकमिंग करंट, IB हो गई, तो प्लस क्या लिख दीजिए आप, IB लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका IB आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IA आ जाएगा, लेकिन वो IA डैश है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि आपका जो IA है,
ठीक है, ये भी डैश है, आई ए है वो क्या हो जाएगा, आई ए माइनस आई बी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही लिखा हुआ है, आगे भी इसी को चेंज करते हुए बताया है। तो इसमें देखिए आई ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, आई ए डैश इज इक्वल टू आई बी डैश, और आई ए डैश इक्वल टू आई ए है, आई बी डैश इक्वल टू आई बी है, इसलिए आई ए माइनस आई बी। इसी तरीके से आई बी का है, इसी तरीके से आई सी का है। अब जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन बताए हैं, ठीक है, तो ये क्या है, द हाई वोल्टेज सर्किट लाइन करंट है ना। ये जो आई ए आई बी आई सी क्या हाई वोल्टेज लाइन करंट्स है, और जो छोटे में है आई ए आई बी आई सी ये क्या है, लो वोल्टेज सेकेंडरी करंट्स है। ठीक है, तो इनका अगर हम वैल्यूज रख दें और ए बी सी फेज सीक्वेंस में कंसीडर करें, अगर हम ए बी सी फेज सीक्वेंस कंसीडर करते हैं तो आई ए की हम वैल्यू मान रहे हैं 1 एट एंगल 0 डिग्री, और बी की वैल्यू मान रहे हैं 1 एट एंगल 240 डिग्री, और सी की वैल्यू मान रहे हैं 1 एट एंगल 120 डिग्री। तो आप जरूर कैलकुलेटर निकाल लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से आप यूज करिए पढ़ना। अब देखिए आई ए क्या है आपका, आई ए माइनस आई बी है, तो हमने आई ए और आई बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो इसको आप जैसे ही पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी √3 एट एंगल 30 डिग्री। वैसे ही आई बी में आपको मिल जाएगा 1 एट एंगल 240 डिग्री माइनस 1 एट एंगल 120 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा √3 एट एंगल 270 डिग्री, और आई सी इज इक्वल टू क्या है, 1 एट एंगल 120 डिग्री माइनस 1 एट एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा √3 एट एंगल 150 डिग्री। मतलब अगर आप इन तीनों को देखें, या फिर सिर्फ आई ए और सिर्फ स्मॉल आई ए, मतलब ये प्राइमरी जो लाइन करंट है और सेकेंडरी जो लाइन करंट है, इनको अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको दिखेगा कि जो आपका मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम्स हो जाता है, और जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाता है, +30 डिग्री हो जाता है। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंपेयरिंग आई ए टू कैपिटल आई ए, मतलब कि आई ए क्या हो गया आपका सेकेंडरी करंट, और ये आई ए कैपिटल आई ए वाला क्या हो गया आपका प्राइमरी लाइन करंट हो गया। इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, √3 टाइम्स हो जाएगा, और 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका एंगुलर डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच। ठीक है, तो ये इसको मैं समझाने की कोशिश किया था। साथ में आप आई बी में भी वही रिलेशन आपको मिलेगा, 240 270 30 डिग्री का डिफरेंस है। आई सी में भी वही रिलेशन मिलेगा आपको, 120 से 150 मतलब 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये किस टाइप के कनेक्शन में ऐसा होता है, ये जो कनेक्शन है आपका क्या है, डेल्टा स्टार। क्या है आपका, डेल्टा स्टार। स्टार डेल्टा में भी सेम टाइप का रिलेशन हमको मिलेगा। ठीक है, स्टार डेल्टा में भी हमको सेम टाइप का मिलेगा, थोड़े से उसमें चेंजेस होंगे। तो इस तरीके से कनेक्शन करते हैं स्टार डेल्टा का, और सेम है सब कुछ, बस आपको जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो मिलने वाला है वो है -30 में आएगा। सिर्फ यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है उसी का थोड़ा सा चेंज है। देखिए √3 मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका -30 डिग्री, ये बस ये डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पर जो फेज करेंट्स बन रही हैं वो किसकी बन रही हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये देखिए आई ए आई बी और आई सी, ये आपकी किसकी बन रही है, बताइए किसकी बन रही है। यहाँ पे हम किसका एज्यूम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि देखिए स्टार में होने के कारण जो लाइन करंट है कैपिटल में, वही क्या आ जा रहा है आपका वाइंडिंग में भी आ रहा है। देखिए इस तरीके से आ जाएगा अगर प्राइमरी स्टार कनेक्टेड है, और उसी का रिप्रेजेंटेशन हमको किस में देखना पड़ेगा, सेकेंडरी साइड में, जैसा कि हमने पिछले एनालिसिस में किया था। तो आपको इस तरीके से मिलेगा, और हम किसको डिटरमिन करेंगे, सेकेंडरी साइड वाले करंट्स को। तो हमारा जो सेकेंडरी साइड का जो करंट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, माइनस में मिल जाएगा, क्योंकि जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी देख रहे थे तो +30 मिल रहा था, तो अभी क्या मिलेगा, -30 मिलेगा। बहुत सिंपल है समझना। ऐसे ही इसका फेजर डायग्राम भी आप समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। तो फेजर डायग्राम में हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने 120 डिग्री में क्या ड्रॉ कर लिया, स्मॉल कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और कैपिटल आई सी को ड्रॉ कर लिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे इक्वेशन देखिए, आई ए इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर अगर आप KCL लगा देते हैं किसी भी एक नोट पर तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा नीचे वाला। तो आई ए इज इक्वल टू आई ए माइनस आई सी आ जाएगा। तो आई ए माइनस आई सी मतलब आई ए और माइनस आई सी, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और फिर ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर का क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम मेथड से आप इसको क्या करेंगे, सम करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल आई ए मिल जाएगा इस तरीके से। तो बस यही फंडा है, और यहाँ पर इसके बीच का जो एंगल है वो आप फाइंड कर लीजिए।
तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको 30 डिग्री मिल जाएगा, -30, क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है ना, तो ये क्या है, नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, इसलिए क्या -30 है। बहुत सिंपल है। अगर आप फेजर डायग्राम का देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के फेजर डायग्राम के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, बहुत ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, चारों कनेक्शंस हमने आपको बता दिए हैं। अब कुछ हम एडवांटेजेस जान लेते हैं कि 3 फेज ट्रांसफार्मर का अगर हम सिंगल यूनिट बनाते हैं, है ना, और अगर 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जोड़ना, 2 तरीके से बनाया जाता है। या तो आप 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जोड़ लीजिए, या फिर आप एक सिंगल यूनिट बनाइए, ठीक है, एक सिंगल यूनिट बनाइए जिसको आप 3 फेज ट्रांसफार्मर बोले। तो हम क्या जानते हैं कि जो 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूनिट होता है, जो बैंक होता है, उसमें कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, और जो हमारा सिंगल यूनिट होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर सिंगल यूनिट, उसमें एडवांटेज होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ एडवांटेज मैंने एनालिस्ट किए हैं, देख लेते हैं उसको। तो पहला एडवांटेज है हमारा कि जो सिंगल यूनिट होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर का, वो प्री वायर्ड होता है और रेडी टू इंस्टॉल होता है। उसको इंस्टॉल करने के लिए कोई भी कनेक्शन फर्दर नहीं करने पड़ते ज़्यादा, बहुत आसान होता है और प्री वायर्ड होता है। सेकेंड जो एडवांटेज है वो है कि इसमें जो कोर मटेरियल रिक्वायर होता है वो कम होता है, ठीक है। कोर मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जो कॉमन जो हमारा लिम्ब मिलता है कोर का, उसको हमने रिमूव कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अगर 3 हम क्लब करेंगे तो उसमें रहेगा ही रहेगा, एक जो है वो, है ना, तो उस तरीके से बच जाता है। नीड लेस स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, साइज छोटा होता है इस टाइप के ट्रांसफार्मर का, है ना, तो उसकी जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। इफ़िशियंसी बहुत अच्छी होती है। फिर जो अपना सिंगल यूनिट होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर, उसमें सिर्फ अपने को हर एक साइड प्राइमरी या सेकेंडरी, मान लो प्राइमरी साइड में 3 आउटपुट निकालना पड़ता है टैंक से बाहर। लेकिन जो सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हमको प्राइमरी साइड के लिए 6 यूनिट बाहर, 6 टर्मिनल बाहर निकालने पड़ते हैं। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, आपका सिंगल यूनिट है। फिर इसका जो वेट होता है लाइट होता है और स्मॉल होता है ये। फिर कुछ डिसएडवांटेज भी हमारे सिंगल यूनिट के, वो क्या है देख लेते हैं। इसका जो रिपेयर कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और अगर फॉल्ट का केस आ गया, किसी एक फेज में अगर फॉल्ट आ जाता है ना, इन केस ऑफ फॉल्ट और लॉस ऑन वन फेज रिजल्ट्स टू द कंप्लीट यूनिट शट डाउन, तो पूरा ट्रांसफार्मर ही बंद हो जाएगा आपका, उसको आप चला नहीं सकते, आपका जो सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के 3 ट्रांसफार्मर यूज करके एक बैंक बनाए हैं, तो वो जो 3 फेज ट्रांसफार्मर का जो बैंक है उसमें अगर कोई एक फेज फॉल्टी हो जाता है तो भी आप सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो रेटेड कैपेसिटी होगी, केवीए होगी, वो थोड़ी सी कम होगी। फिर इसी के कारण जो अपना है ना, ये जो इसका रीज़न है कि जो अगर एक फेज फॉल्ट हो जाए, है ना, तो अपन सप्लाई नहीं कर पाते, शट डाउन हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि उसमें एक कॉमन कोर होता है जो शेयर्ड होता है, तो एक सप्लाई खराब हुई तो कोर तो हटाना ही पड़ेगा। कोर से अगर अपने को वाइंडिंग हटाना है तो पूरा ट्रांसफार्मर डिसमेंटल करना पड़ता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, अपनी